हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप महतो। और जैसा कि आप जानते हैं कि जेपीएससी का एग्ज़ामिनेशन जो 18 दिसंबर से तय है, तो वो अभी सर पर है। आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, तो उसी पर मैंने एक टेस्ट सीरीज़ बनाने की कोशिश की है। जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर 2 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, वो है सीएनटी एसपीटी एक्ट और भूमि संबंधी कानून। उसी पर मैंने ये टेस्ट सीरीज़ बनाई है। तो आप ये टेस्ट सीरीज़ देखिए और इसके सवालों के जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप सी एन टी एस पी टी एक्ट पर अभी तक आपने पढ़ाई नहीं की है, तो आप मेरे ब्लॉग jpscprep.blogspot.in पर जाकर उसको पढ़ सकते हैं। उस पर मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं और इस पर आप अपने कमेंट्स और सुझाव भी दे सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इन भूमि संबंधी कानूनों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाएं। मतलब कि जो सबसे पहले बना है उसको आप पहले रखिए और जो सबसे बाद में बना है उसे बाद में। सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, विल्किंसन रूल या बीएलआर एक्ट। बीएलआर एक्ट है बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट। तो इनको आप बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। दूसरा क्वेश्चन है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट, झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है? तो अगर आप जानते हैं कि सीएनटी एक्ट झारखंड के सभी ज़िलों में एप्लीकेबल नहीं है, तो इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है? सरायकेला, जामताड़ा, रांची या हजारीबाग। तीसरा सवाल देखते हैं, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट या जिसे आप एसपीटी एक्ट के नाम से जानते हैं, ये इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट के लिए एप्लीकेबल है? रांची, हजारीबाग, पलामू, देवघर। इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि संथाल परगना क्षेत्र जो है झारखंड में किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि संथाल परगना सिर्फ संथाल परगना डिवीज़न के लिए ही एप्लीकेबल है। तो आप इसमें से जो डिस्ट्रिक्ट संथाल परगना डिवीज़न में नहीं है उसे आप चूज कर सकते हैं। विल्किंसन रूल के हिसाब से विल्किंसन रूल अभी झारखंड के किस डिवीज़न के लिए एप्लीकेबल है? संथाल परगना, पलामू, कोल्हान या छोटा नागपुर। विल्किंसन रूल जैसा कि आप जानते हैं ब्रिटिशर्स द्वारा लाया गया था। तो इसमें से आप बताइए कि ये झारखंड के किस डिवीज़न के लिए ये लागू नहीं होता है, सॉरी, ये किस डिवीज़न के लिए लागू होता है। मुंडा मानकी सिस्टम के हिसाब से हेड ऑफ द विलेज इसमें से किसको माना गया है? मुंडा, मांझी, मानकी या इनमें से कोई नहीं। मुंडा, मानकी या इनमें से कोई नहीं। मुंडा मानकी सिस्टम के हिसाब से किसी गांव का प्रिस्ट या जो पूजा करने वाला होता है उसे उसे क्या कहा जाता था? मुंडा, मानकी, पाहन या पीर। इनमें से इनमें से किसके पास यह पावर है कि वो सीएनटी एक्ट को पूरी तरह से हटा सकता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, पार्लियामेंट या संसद, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, या चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। किनके पास यह पावर है कि ये सीएनटी एक्ट को हटा सकते हैं? अगला सवाल देखते हैं, एज पर द प्रोविजन ऑफ सीएनटी एक्ट। सीएनटी एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से लैंड राइट्स इनमें से किसके बीच में ट्रांसफ़र हो सकता है? किसी एक के पास अगर ज़मीन है तो वो इनमें से किसको ये ट्रांसफ़र कर सकता है सीएनटी एक्ट के हिसाब से? यह ओनली बिटवीन शेड्यूल ट्राइब टू शेड्यूल ट्राइब मेंबर्स, यह सिर्फ एसटी और एसटी के सदस्यों के बीच ही ट्रांसफ़र हो सकता है, ओनली बिटवीन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल कास्ट मेंबर्स के बीच में ट्रांसफ़र हो सकता है, या ओबीसी और ओबीसी के बीच में ही ये सीएनटी एक्ट के हिसाब से ज़मीन का राइट्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं, या इनमें से सभी। अगला सवाल देखते हैं, एज पर द प्रोविजन ऑफ सीएनटी एक्ट ट्रांसफ़र ऑफ लैंड राइट इज़ पॉसिबल ओनली विद द परमिशन ऑफ। सीएनटी एक्ट के प्रोविज़न के हिसाब से लैंड राइट्स ट्रांसफ़र करने के लिए आपको किसका परमिशन की आवश्यकता होगी? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, डेप्यूटी कमिश्नर, या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, या एसडीओ। इनमें से कौन आपको परमिशन दे सकता है कि आप सीएनटी एक्ट के हिसाब से अपने लैंड राइट्स किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? अगला सवाल देखते हैं, एज पर द प्रोविजन ऑफ सीएनटी एक्ट ट्रांसफ़र ऑफ लैंड इज़ अलाउड फ्रॉम ए मेंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी टू ए नॉन ट्राइबल कम्युनिटी।
क्या सीएनटी एक्ट के प्रोविज़न के हिसाब से क्या आपको लगता है कि सीएनटी एक्ट के प्रोविज़न में एक ट्राइबल कम्युनिटी एक नॉन ट्राइबल कम्युनिटी को लैंड राइट यानी अपनी ज़मीन का हस्तांतरण कर सकता है? अगर हाँ, तो वो किस पर्पज़ के लिए कर सकता है? ओनली फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़, सिर्फ कृषि संबंधी कार्यों के लिए, या ओनली फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, उद्योग उद्योग संबंधी पर्पस के लिए, या ओनली फॉर रेसिडेंशियल पर्पस या आवासीय पर्पस के लिए ही ट्रांसफ़र कर सकता है, या बोथ ए एंड बी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल दोनों पर्पस के लिए ट्रांसफ़र किया जा सकता है? तो इस सवाल को आप थोड़ा गौर से देखिए कि ये लैंड राइट, जैसा कि आप जानते हैं सीएनटी एक्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि सीएनटी एक्ट के सेक्शन 46 में यह बताया गया था कि लैंड राइट एकदम ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सीएनटी एक्ट का सेक्शन 49 देखेंगे तो उस पर एक प्रोविज़न दिया गया है कि सीएनटी एक्ट को आप एक ट्राइबल कम्युनिटी का मेंबर एक नॉन ट्राइबल कम्युनिटी के मेंबर को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इस चीज़ को आप गौर से देखिए कि किस पर्पस के लिए वो ट्रांसफ़र कर सकता है। अगला सवाल देखते हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ सीएनटी एक्ट, हु हैज़ द पावर टू रिस्टोर द लैंड अगेंस्ट द फ्रॉडलेंट परचेस? अर्थात सीएनटी एक्ट के प्रोविज़न के हिसाब से अगर कोई किसी ट्राइबल मेंबर का ज़मीन अगर किसी गलत तरीके से वो ख़रीद लिया है, जो कि वो सीएनटी एक्ट में उस बात का जिक्र नहीं है, किसी फ्रॉडलेंट तरीके से किसी या फिर धोखे से या लालच या किसी अन्य तरीके से अगर उसे ख़रीद लिया है, तो इनमें से किसके पास यह पावर है कि वो सीएनटी एक्ट के हिसाब से वो उसकी ज़मीन उस ट्राइबल मेंबर को वापस दिला सकता है, यानी वो रिस्टोर कर सकता है? डिप्टी कमिश्नर, गवर्नर, हाई कोर्ट या एसडीओ? इनमें से आप देखिए कि किसके पास यह पावर है कि वो सीएनटी एक्ट के हिसाब से किसी गलत तरीके से खरीदे गए ज़मीन को वापस दिला सकता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ एसपीटी एक्ट यानी संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के प्रोविज़न के हिसाब से लैंड मतलब कोई ट्राइबल मेंबर अपना ज़मीन को लीज पर दे सकता है किसी दूसरे मेंबर को। तो ये लीज पर देने के लिए कुछ समय निर्धारित है, तो आप बताइए कि ये मैक्सिमम 3 साल के लिए दे सकता है, कि मैक्सिमम 5 साल के लिए, मैक्सिमम 6 ईयर्स, या मैक्सिमम 1 साल के लिए दे सकता है? एसपीटी एक्ट के तहत आप अपनी ज़मीन को किसी दूसरे को लीज पर दे सकते हैं, कुछ समय के लिए आप लीज पर दे सकते हैं। तो आप बताइए कि इनमें से अधिकतम आप कितने सालों के लिए ये लीज पर आप दे सकते हैं? 3 साल, 5 साल, 6 साल, या सिर्फ 1 साल के लिए? अगला सवाल। इनमें से कौन से लैंड रिफॉर्म यानी कौन से ज़मीन भू संबंधी सुधार कानून के तहत किस सुधार कानून के तहत ये ज़मींदारी सिस्टम को हटा दिया गया, ज़मींदारी सिस्टम को हटाया गया था? सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, बीएलआर एक्ट यानी बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट, या विल्किंसन रूल? इनमें से किस कानून के तहत ज़मींदारी सिस्टम, जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों के समय ज़मींदारी सिस्टम हुआ करता था, तो ज़मींदारी सिस्टम को इनमें से किस कानून के तहत एबॉलिश किया गया यानी पूरी तरह से हटाया गया? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एज पर द विल्किंसन रूल के हिसाब से विच ऑफ द सिस्टम हैज़ बिन लीगलाइज्ड? इनमें से किस सिस्टम को लीगल बनाया गया? ज़मींदारी सिस्टम, मानकी मुंडा सिस्टम, या पंचायती राज सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं? एसपीटी एक्ट इनमें से किस क्षेत्र के लिए लागू होता है? पूरे झारखंड स्टेट के लिए, या पूरे कोल्हान डिवीज़न के लिए, या छोटा नागपुर संथाल परगना डिवीज़न के लिए, या केवल संथाल परगना डिवीज़न के लिए? एसपीटी एक्ट इनमें से क्या ये पूरे झारखंड के लिए अप्लीकेबल है, या सिर्फ कोल्हान डिवीज़न के लिए, या छोटा नागपुर या संथाल परगना डिवीज़न के लिए, या केवल संथाल परगना डिवीज़न के लिए? तो आप इन सारे सवालों के जवाब दीजिए, और नीचे आप कमेंट सेक्शन में इनके जवाब दे सकते हैं। और अगर आप इनमें से सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट के बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने अपना एक ब्लॉग बनाया है jpscprep.blogspot.in, इस पर भी जाकर आप सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं।
तो थैंक यू फॉर नाउ। अगले टेस्ट सीरीज़ को लेकर मैं जल्दी ही आऊँगा आपके पास।